हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय अवनीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं सेट 1 की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, सेट 1 की आपकी वीडियो। अभी से आगे सेट 2 डिस्कस करेंगे। पहले में मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज भी 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम अपने 1000 की जो सीरीज़ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगेगी एक्सप्लेनेशन की, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं याद करवाऊंगी, मतलब बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की, MCQ लगाने की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं टॉपिक पढ़ लेती हूँ बहुत बार, अच्छे सोचती हूँ हाँ इससे अच्छे टॉपिक, मतलब इतना अच्छे से माइंड में सेट कर लिया, कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बट जब MCQ सामने आता है, MCQ 1 लाइनर वाला नहीं है, MCQ कैसे, एक क्वेश्चन आपके सामने 4 उसमें ऑप्शन दे रखे हैं और फिर आपसे पूछेगा 4 मतलब 1 लाइनर दे रखे हैं, उसके बाद आपसे पूछेगा इनमें से 1 2 3 है, 3 4 ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। फिर 3 तो आते रहेंगे, वो एक में ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब आता हुआ टॉपिक से भी, मतलब जो टॉपिक इतने अच्छे से पकड़ बना रखे उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का। तो उसके लिए ज़रूरत है हमें बार बार रिपीटेशन की। देखो कोई भी चीज़ होता है, हमारा माइंड ऐसा आता है एक बार चीज़ देखने के बाद हाँ टेम्प्रेरी जो है उसको स्टोर कर लेता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कहते हैं टेम्प्रेरी स्टोर कर लेगा, और उसको अच्छे तरीके से माइंड में फिट करने के लिए बार बार उसे आँखों से आगे से निकालना ज़रूरी है, क्या याद करना ज़रूरी है, बार बार उसको रिपीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो उससे मैं आपको MCQ करवाने वाली हूँ। बार बार आप पढ़ोगे, कहीं ना कहीं सुनोगे, ठीक है, तब जाके आपको याद होएगा। ऐसे ही इतनी ईजी तरीके से याद नहीं हो जाएगा, मतलब माइंड में सेट हो जाएगा, यानी कि ऐसा याद हो जाएगा बिना ऑप्शन के भी, मतलब क्वेश्चन पढ़ते आप अपने आप से आंसर दोगे उसका। ठीक है, तो देखो ज़्यादा टाइम ना लेते हम वीडियो की स्टार्टिंग कर। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इससे पहले मैं 50+ क्वेश्चन करवा चुकी, प्लीज़ आप उसको वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब इससे आगे भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो किसने दिया था आपका अरुणा आसफ अली ने। किसने दिया सर्वाधिक जो योगदान है, अरुणा आसफ अली ने दिया था। अब बात आई 1947 को, देखो 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हो गए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे, हमारा प्यारा भारत बन गया था। और 14 अगस्त को क्या किया गया था, जो पाकिस्तान को उसको स्वतंत्र कर दिया गया था। अब पाकिस्तान की बात आई है तो जो मुस्लिम लीग बनी थी पाकिस्तान को, उसने तो विभाजन करवाया है। तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे आपके, मोहम्मद अली जो जिन्ना नाम याद रखेगा, मोहम्मद अली जो जिन्ना है वो उसके आपके अध्यक्ष थे। पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने दिया आपका, चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसका, मैं बस बोल रही हूँ, आप उस पर फोकस कीजिएगा। चौधरी रहमत अली के द्वारा जो आपका पाकिस्तान जो शब्द है वो दिया गया था। ठीक है, अब बात आई स्वतंत्रता अधिनियम की, तो आपको पता है माउंटबेटन योजना आई थी। कब आई थी आपकी जो माउंटबेटन योजना, 3 जून की आपकी जो माउंटबेटन योजना थी आपकी वो आई थी, उसी के द्वारा ही हम क्या गया था, मतलब स्वतंत्रता के लिए वो योजना लाई गई थी। फिर कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था आपका, 1946 के अंदर जो है आपका कैबिनेट मिशन आया था। उससे पहले आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें हमने संविधान बनाया तो जो उसमें सोर्स ऑफ पूछा जाता है कि कौन सी जो चीज़, मतलब कौन सा संविधान का जो अंग है वो कहाँ से लिया गया, तो मुख्यतः मतलब मेनली सबसे ज़्यादा आपका 1935 शासन अधिनियम से बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आइए वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो 52 सेकंड का होता है, ऐसे ही आप मुझे बताइएगा जो वंदे मातरम है वो कितने सेकंड का होता है। ठीक है, ये बात आपको मुझे बतानी है। अब इसे किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसका जिक्र यानी कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया, आनंद मठ, जो इनकी पुस्तक है ना आनंद मठ, इसके अंदर क्या है आपके बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखी गई। इसके अंदर आपको जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ना आपका आनंद मठ के अंदर, किसका आपका जो सन्यासी विद्रोह है इसके बारे में भी आपका जिक्र किया गया है आनंद मठ के अंदर। अब इससे आगे है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, तो याद रखना है उड़ीसा बिहार से अलग कब हो गया था, 1936 के द्वारा। जो उड़ीसा है, अब तो नाम उड़ीसा है, उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था 1936 के द्वारा। अब बात आई है स्टेट की, तो एक बात याद रखनी है, अभी बता देती हूँ, अभी फिलहाल कितने स्टेट है आपके, 28 स्टेट है +8 यूटी है। तो एक बात याद रखेगा, सबसे पहले जो स्टेट है वो भाषा के आधार पर अलग हुआ था, वो कौन सा अलग हुआ था, जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश था। कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश था। कब की बात है ये, 1953 की बात है। 1953 में सबसे पहले जो भाषाई आधार पर अलग होने वाला जो राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा का एस्टेब्लिशमेंट जरूर बताएंगे आपको। 1 नवंबर 1966 हो गया है आपका जो हरियाणा है वो बना था, पंजाब से अलग होकर, और चंडीगढ़ जो टेरिटरी है आपकी, यूटी जो है आपका चंडीगढ़ बना था। अब इससे आगे ओडिशा के अंदर क्या है आपका, ओडिसी जो नृत्य है वो ओडिशा के अंदर किया जाता है। कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे आपका रज पर्व त्यौहार है, धानु जात्रा है आपका, रज पर्व है, धानु जात्रा है, ये सारे के सारे जो पर्व हैं आपके ओडिशा के अंदर बनाए जाते हैं। यहीं पर आपकी चिल्का लेक भी है। ठीक है, चिल्का लेक के अंदर आपका जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है वो भी आपका
जो है चिल्का लेक के अंदर ही आपका जो उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उड़ीसा जो है आपका पूर्वी घाट है जो उसकी तरफ पड़ता है, इसे हम उत्कल तट के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे के सारे बात आपको याद रखनी है, उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा के अंदर से ही आपका जो आपका टाइम जोन है, टाइम जोन जो है आपका वो उड़ीसा से होकर गुजरता है। अब इससे आगे 1878 में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है किसने रद्द किया था? जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है आपका 1878 के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा एक्ट रद्द किया था। अब कैसे याद करेंगे? देखो मैंने तो ऐसे याद किया है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको रद्द किया किसने? रिबन काट के। ऐसे जैसे लगा रहा हूँ किसी की स्टार्टिंग करते हो रिबन कटिंग करके तो स्टार्टिंग करते हैं, तो उसे रिबन कटिंग किया, रिबन कटिंग के बाद बोला नहीं तो मैं तो इसको रद्द करता हूँ, ठीक है। ऐसे याद मतलब याद करने का तरीका है आपका। तो 1878 को वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था, ठीक है। अब इससे आगे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तान जो है आपका अखबार शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। क्या है? फ्री हिंदुस्तान। अब इससे आगे है आपका जो इंडियन पूछा जाएगा, इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो जो किसके द्वारा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन जो है मतलब वो पत्रिका है वो आपकी आती थी, ठीक है। अब इससे आगे है एक बताती हूँ, मिरातुल अखबार नाम से आपका मिरातुल जो अखबार है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? मतलब कौन से पारित करता था, किसके द्वारा पारित किया गया था? ये आपका मिरातुल जो है आपका राजा राम मोहन के द्वारा ये है पारित किया गया था। अब इससे आगे है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो कौन है इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं? इंडियन अनरेस्ट यानी ऐसे याद करो कि इंडिया कभी भी रेस्ट नहीं करता, ये बात कही थी वैलेंटाइन शिरोर। कैसे याद करोगे? देखो वैलेंटाइन डे के न तो इंडिया में कोई भी रेस्ट नहीं करता, सब मतलब ऐसे याद करो बस कोई भी रेस्ट नहीं करता बस। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो कौन है स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं कि रामकृष्ण पिल्लई, जो है आपके स्वदेश, जैसे राम और कृष्ण, देखो राम भगवान भी कृष्ण दोनों ही कह रहे हैं कि स्वदेश को अपनाओ, ठीक है। तो राम जी और कृष्ण जी दोनों कह रहे हैं कि स्वदेश को अपनाओ। तो रामकृष्ण जो पिल्लई हैं वो स्वदेश वाहिनी के संपादक हो जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन होप सो आपको लर्न हो गए होंगे। अब इससे आगे है किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? सिर्फ किस भाषा में नहीं, तमिल में नहीं छापा जाता था, अदरवाइज सभी भाषाओं में छापा जाता था। तो तमिल आपको पता है जो मुख्य रूप से श्रीलंका में जो आपके तमिल जो है क्षेत्र के बहुत ज़्यादा लोग गए हुए हैं, तो वहाँ की जो मुख्यतः बोलने वाली भाषा वो तमिल है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, जो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज़्यादातर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन, देखो दो चीज़ें थी, एक हंटर कमीशन था, एक हंटर आयोग था, कंफ्यूज मत होना। हंटर कमीशन तो आपका शिक्षा से संबंधित है, और जो हंटर आयोग है वो कब आया था? जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके लिए आपके हंटर जो आयोग है उसके जो है गठन किया गया था, ताकि पता लग सके किसकी गलती है, क्या कुछ था। वो तो कहते 379 लोग मरे हैं डायर के द्वारा, और लेकिन मरे की हत्या कहते थे 1000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं मतलब उनकी हत्या हो गए थे, ठीक है। तो कब हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड? हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। उसके लिए आपका हंटर आयोग की गठन किया गया था। लेकिन हंटर कमीशन आपका प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देने से संबंधित है। प्राइमरी एजुकेशन की बात आई है तो प्राइमरी एजुकेशन पता 1 to 5th क्लास का होता है। अब इसमें बात आई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है आपका 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए आपका कोई भी किसी तरीके का जो कार्य है यानी नहीं कर 14 साल तक के बच्चे तो कोई भी जैसे फैक्ट्री वगैरह में कार्य ये मजदूरी वगैरह नहीं करवाई जाएगी। लेकिन 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आपका था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बात आपकी कही गई थी। अब इससे आगे है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। तो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें आपका जो भारत का गवर्नर जनरल है वो अध्यादेश जारी कर सकते? जैसे आज के टाइम में प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है ना आपका आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा जो ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो वैसे कौन सा एक्ट आया था पहले? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जिसके द्वारा जो कि आपका भारत का गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, यह बात आपको मुझे बतानी है। किसने भारत प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वो आपके वेलेज़ली ने। किसने की थी? प्रेस की सेंसरशिप लागू की थी वेलेज़ली ने की थी। कौन भारतीय मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? यानी कौन थे जो मतलब चाहते थे कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए थे? वो थे सर सैयद अहमद खां। यानी बहुत अहम मानते थे, ये तरीका उदाहरण याद करना है कि बहुत अहम मानते थे कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा में देनी है, बहुत अहम मुद्दा है ये, तो याद हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर 1773 के अंदर आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें कहा गया था
कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? कलकत्ता के अंदर हुई थी। कितनी हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। अभी हाल ही में कितने हैं आपके, पूछा जाएगा हाई कोर्ट कितने हैं आपके? 25 जो हैं आपके हाई कोर्ट हैं। 25वें नंबर कौन है, कहाँ है आपका हाई कोर्ट? अमरावती के अंदर। कहाँ है आपका? अमरावती के अंदर है। अब इससे आगे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन, इसका जो मैं बताऊँ आपको, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जो थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? इम्पे नाम से हैं कुछ, वो थे आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, अब इससे आगे है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि जो पत्रकारिता कर रहे थे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, उस समय पत्रकारिता करते समय जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन नहीं जानता इनके बारे में? देखो, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कहते हैं पत्रकार कर्तव्य में निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय मिले थे। और इन्होंने ही, बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट, इन दोनों ने किसकी स्थापना की थी? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? अब इससे आगे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो भी भारतीय है। कौन था? सी राजगोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, इससे गोदान गोदान तो सबको ही पता है, पढ़ रखी है पूरी, बहुत मतलब अच्छी है उपन्यास है। प्लीज़ आप जरूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ी थी। आपको मतलब अगर आप ध्यान से मन लगा के पढ़ोगे ना, आपका 1.5 या फिर मानो 2 डेज़ के अंदर आपकी कंप्लीट गोदान हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ आपको उसे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर पढ़िएगा। जो गोदान और गबन दोनों के लेखक की रचनाएं किसने की? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो है इनकी रचनाएं की गई हैं। अब इसे आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो पुस्तक है, BHU पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पुस्तक लिखी गई थी। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, यानी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? राम मनोहर लोहिया। यानी हर किसी का मन मोह लिया इनने जब ये पुस्तक लिखी। सबने पढ़ा कि इंडिया किस तरीके से पार्टीशन हुआ था, ये सबने मतलब इनका सबने मन मोह लिया। राम मनोहर लोहिया, यानी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, किस तरीके से इंडिया का पार्टीशन हुआ था। इस किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का उल्लेख किया गया है? वो सन्यासी विद्रोह, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जो है ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है, एक अनुभव पर आधारित है। किसकी है ये अनुभव? ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया था मैंने आपको। 1893 के अंदर ये लॉस एंजल्स गए थे, जहाँ पर इन्होंने जो भारत का सम्मेलन हुआ था, शिकागो सम्मेलन जो हुआ था, सॉरी लॉस एंजल्स में शिकागो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, इन्होंने इसमें क्या था, भारत की तरफ से क्या किया था? भाषण दिया था। ठीक है, जिससे क्या होता है, भारत मतलब विश्व के अंदर जो देश है उनके अंदर चर्चा का विषय बन गया था आपका, और बहुत अच्छी बात भी थी ये। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही आपका जो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी जो शुरुआत है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। जो क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, अब इससे आगे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को आपका जो है युवा दिवस, जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब इससे आगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार कब बनी थी? यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी आपका? भारत सरकार अधिनियम 1919 को आपकी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। 1909 को कौन आया था? मार्लो मिंटो जो है आपका 1909 के अंदर आया था। सारे बातें ध्यान रखेगा। 1854 को वुड डिस्पैच, वो जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आपको पता ना किस लिए था? ये आपके बाद में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना चाहता था, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर को क्या कहता था, बढ़ावा देना चाहता था। अब इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1942 क्रिप्स मिशन था, इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या था? इसका महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात यानी बाद में भारत संघ की हम स्थापना कर देंगे और आपको डोमिनियन पद प्रदान कर देंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जिस तरीके से मतलब कि चाहते थे कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो है इंडिया का जो है साथ मिले, ताकि इंडिया का अगर साथ मिले तो बाद में हम इसको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे और भारतीय संघ की स्थापना कर दें। लेकिन सबने मना कराया था, कहते कि हमें डोमिनियन नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब इससे आगे 1935 को जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों में शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? उनकी मंशा थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। वो चाहते थे किस तरीके से इनके जो विचार हैं इनको मतलब कि हम लोग सिद्धांतों को व्यर्थ करें, राजाओं का हम लोग इस्तेमाल करें। अब इससे आगे भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब हुआ था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, लेकिन बाद में एक्चुअल में विभाजन होकर ही रहा। अब इसे आगे गोल्डन जो थ्रेशहोल्ड नामक कविता का संग्रह किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो है इस कविता का संग्रह किया गया था। जो सरोजिनी नायडू थी, इन्होंने पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 के अंदर। जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू जी ने क्या की थी, इसके अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जी ही थी जो आपकी क्या बनी थी, फर्स्ट क्या बनी थी आपकी
गवर्नर बनी थी, कौन बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू। सीएम कौन बनी थी आपकी सुचेता जो कृपलानी है, ये यूपी की बनी थी आपके। सीएम भी कौन थे आपकी सुचेता कृपलानी, यूपी के बने थे। हरियाणा में पूछा जाए तो पहली जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी वो आपकी शन्नो देवी जो है आपकी हरियाणा में विधानसभा बनी थी। अब इससे आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषता कौन सी नहीं है, ये तो ऑप्शन के हिसाब से था, ठीक है इसको छोड़ दो, ये ऑप्शन के हिसाब से था। भारत में ब्रिटेन कि सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, क्या चला था, 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वो चला था। इसका प्रस्ताव मई में आए, कुछ आपको पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको दे रखा है, इसमें बताना आपको। इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों ने मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये उदाहरण किसका, ये कैबिनेट मिशन का एक उदाहरण है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गए तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया, तो कौन था आपका उस टाइम में, कौन था आपका, लॉर्ड हेस्टिंग था। कब की बात है, लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम में आपका गवर्नर था। कांग्रेस नेताओं में से कौन से कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में थे, कौन थे आपके जो कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे, कांग्रेस के नेता थे, वो थे आपके सरदार पटेल। कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि कब मिली थी इनको, जो बारडोली सत्याग्रह होता है उसमें महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है आपकी, 182 मीटर की ऊंची जो प्रतिमा है कहाँ है आपकी, साधु बेट द्वीप जो आपकी नर्मदा नदी के किनारे है, आपको गुजरात के अंदर है, वहाँ का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो मूर्ति 182 मीटर राम सुतार जी के द्वारा वो बनाई गई थी। अब इससे आगे भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सुनार बंगला, ये पता है आपको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। बाद में क्या है आपका बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो ये बन गया था आपका, ठीक है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, अंग्रेजी शिक्षा से जो है आपका लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले 1935 के अंदर जो है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में ऐसा मतलब पत्र जो है पारित किया गया था। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी, फैज़ अहमद फैज़ ने जो आपका सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1857 के अंदर। आप होता है ना 1857 की क्रांति आपने ज़रूर पढ़ी हुई थी, 10 मई को आपका शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति। सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, आपकी मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। ये कहते थे कि किस तरीके से इनसे ये जो है सूअर के चर्बी वाले कारतूस किस तरीके से कटवाए जाते थे, तो इसलिए मंगल पांडे ने सबसे पहले विरोध किया था, वहाँ के जो हेड थे उनकी हत्या की थी, जिस वजह से आगे ये मतलब एक क्रांति हुई थी। लेकिन इसका मुख्य मतलब क्यों सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो ये है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा हुई थी। इसका मतलब कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, मेन बात ये है, यानी किसी ने अगर नेतृत्व किया था तो हमें उस टाइम ही आज़ादी मिल जाती, यानी बहुत कुछ जो है इतिहास में बदल जाता है, कहने का मतलब ये था। बस इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इस वजह से ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इसी के बाद ही क्या हुआ था, जो आपका कंपनी सेट का क्या है आपका जो ब्रिटेन के मतलब महारानी के अंडर में सारी बातें आ गई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र लिखा था, सोम प्रकाश जो सोमरस कौन लेते हैं, सोमरस ईश्वर, ऐसे लगा लो कि सोमरस लेते तो ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ऐसे सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा पारित किया गया था, समाचार पत्र शुरू किया गया था। किस अधिनियम में भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, कब की बात है ये आपका, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर, यानी कि देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। यह था आपके 1861 के अंदर, 61 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री से इससे पहले सेट 1 में लगा चुकी हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, सारे के सारे आपके प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। मुझे आप फेसबुक है आपका, इंस्टा है आपका, और टेलीग्राम पर मेनली आप इन सब पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसकी जो PDF है कंप्लीट 1000 क्वेश्चन होने के बाद जो इसकी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको, ताकि आपके एग्जाम में ये मतलब कि आपको दिक्कत ना हो, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ो और फिर आप PDF से रिवाइज करो, ठीक है। यही एक तरीका है आज के टाइम में याद करने का। जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं, समझते हैं, बहुत सी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, क्योंकि एक टाइम में हमारा माइंड इतनी चीज़ों को मतलब नहीं ले पाता। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार रीडिंग ज़रूर लगानी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।